नमस्कार देवियों और सज्जनों, प्रारब्ध पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और फिर से हमने भूमिकाएं बदल ली। अवनीश भाई को आज हम ग्रिल करेंगे, कटघरे में खड़ा करेंगे, उनसे कुछ बातें जानेंगे। अवनीश भाई, बहुत बहुत स्वागत है प्रारब्ध के मंच पर आपका। व्यालोक जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको और प्रारब्ध के सभी दर्शकों को प्रणाम जी। आज वैसे तो सुप्रीम कोर्ट में दो बड़े मामले हैं, लेकिन फिलहाल हमारी जो चर्चा होगी वो बंगाल पर होगी। पहले दर्शकों सूचना कि आज बंगाल के आरजीकर मेडिकल मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई होगी। इस बीच कल पहली बार इतने दिनों की मशक्कत के बाद, जिसमें ममता बानो ने कई सारे इमोशनल दांव चले, कभी बारिश में छाता पहुंचवाने लगी, कभी बारिश में खड़ी हो गई, बोली कि आप 40 लोगों को हमने नहीं बुलाया था, हमने 10 लोगों को बुलाया था, मेरे घर में इतनी जगह नहीं है कि आप 40 लोग आ सकें उसके बैठक में। और डॉक्टर्स की एक बड़ी मांग थी अवनीश भाई की लाइव स्ट्रीमिंग की जाए। उस पर ममता बानो और उनके लोगों को सख्त आपत्ति थी। और जैसी कि सत्ता का चरित्र होता है, वो कोई भी चीज, बहुत सारी चीजें पर्दे के पीछे होती हैं, पर्दे के आगे जो चीजें आती हैं वो पर्दे के पीछे नहीं जानी चाहिए, और जो पर्दे के पीछे हो रही होती हैं उसको लोग नहीं जाने, इसका प्रयास सत्ताएं करती हैं। और इस खेल की मास्टर हैं ममता बानो। बहरहाल कल शाम अचानक उन्होंने घोषणा की कि हमारी डॉक्टरों से बात बन गई है और अब सब कुछ सुलझ जाने वाला है। हालांकि डॉक्टर्स के गुट का, या डॉक्टर्स जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी अभी कोई ऐसी संस्था नहीं बनी है। डॉक्टर्स का स्वयंभू प्रदर्शन जो है वो खुद ही इससे इतने एजिटेटेड है, इससे इतने विक्षुब्ध हैं कि वो ममता बनर्जी की कोई बात मानने को तैयार नहीं है। तो फिर ये पूरा मामला क्या है? आखिर ममता बनर्जी क्यों इस मामले को इतना खींच रही हैं? डॉक्टर्स इतने दिनों से संघर्षरत हैं, आज सुनवाई भी है। अवनीश भाई, कैसे देख रहे हैं पूरे मसले को आप? बिल्कुल व्यालोक जी, देखिए, ममता बनर्जी जो कुछ भी कर रही हैं उसको आप ये कह सकते हैं कि एक तानाशाह जिसके खिलाफ अब जनता खड़ी हो गई है, और तानाशाह को भी इस बात का इल्म हो गया है कि मामलो तो गयो, खेला हो गयो। मैं ममता बनर्जी का ये जुमला उन्हीं को वापस करता हूं। देखिए, हुआ क्या है, अब ममता बनर्जी जिस वार्ता को और वार्ता के बाद जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, और आपने बड़ा सही कहा, ये कोई संगठित आंदोलन नहीं चलाया जा रहा है, इसमें कोई अभी तक कोई संस्था नहीं है। मजे की बात यह है कि सबसे अच्छी बात यह है, मजे की नहीं, सबसे अच्छी बात यह है कि अभी तक कोई पार्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, सीधे सीधे तौर पर दिखाई नहीं देती है। शुरुआत डफली गैंग की, जो वामपंथियों का एक अपना तरीका होता है कि उन्होंने डाइवर्जन क्रिएट करने के लिए कलकत्ता की सड़कों पर ढोल मजीरा और उनका जो परंपरागत स्वांग है बड़ी टिकली वालों का, तो वो एक करने का प्रयास किया था। लेकिन साहब, 3 दशक तक वामपंथी सरकार को देख चुकी है ना वेस्ट बंगाल, तो कलकत्ता की जनता रग रग पहचानती है इनके अंदर। ये चाहे ऊपर से कितने भी सफेद गमछे बांध लें, लेकिन इनके अंदर का जो लाल चड्डी है उसको बड़े अच्छे तरीके से पहचानती है और उसके मोडस ऑपरेंडी को पहचानती है। इसलिए सड़कों पर जब ये डाइवर्ट करने के लिए उतरे थे, और ये मत भूले कोई कि ममता बनर्जी और लेफ्ट वेस्ट बंगाल में भले जो है एक दूसरे से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऑफिशियली और टेक्निकली राजनीतिक रूप से इंडी गठबंधन के दोनों हिस्से हैं। तो निश्चित तौर पर अंदर खाने किस किस तरीके से, और जिस तरीके से लेफ्ट के मॉडल को लेकर ममता बनर्जी ने अपनी तानाशाही पिछले 2 से ज्यादा, ये तीसरे टर्म में भी जारी रखी है, तो साफ तौर पर दिखाई देता है। और लोगों को जरा सा राजनीतिक समझ बढ़ाएंगे तो ये पता चल जाएगा कि ममता बनर्जी का पूरा पॉलिटिकल कैरियर जिस लेफ्ट की सत्ता से लड़के तैयार हुआ था, जिस ज्योति बसु दादा के सामने लड़के तैयार हुआ था, दरअसल अगर राजनीतिक रूप से किसी ने गढ़ा है, किसी ने मजबूती दिया है वेस्ट बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी को, तो वो ज्योति बसु है। कभी इस पर अलग से बात होगी। ज्योति बसु के बाद बुद्धदेव भट्टाचार्य, और ज्योति बसु को क्यों नहीं 2 बार और 2 से अधिक मौकों पर, मैं 2.5 बार कहूंगा, कि प्रधानमंत्री बनने का अवसर आया था और उनकी पार्टी ने उनको मना कर दिया था। ये दर्द मरने से ठीक पहले ज्योति बाबू ने बयान भी किया था। तो इस पर कभी और बात होगी। अब वापस आते हैं, अभी जो कलकत्ता का मामला चल रहा है,
देखिए, छात्रों की 3 कुल बड़ी मांगे हैं। पहला तो ये पुलिस कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई हो, ममता बनर्जी ने मान लिया। और ममता बनर्जी अपनी सरकार बनाने के लिए किसी की भी बलि ले सकती हैं, और इसमें बलि भी नहीं होती है साहब। कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जब कभी मोहल्ले में कोई बड़ा झगड़ा या गांव में कोई बड़ा झगड़ा फंस जाता है, तो अचानक घर का सबसे बड़ा बूढ़ा जाता है और अपने उस आरोपी लड़के को 4 थप्पड़ भरी पंचायत में वो लगाता है और कहता है, बबलुआ दिमाग खराब हो गया है। और पूरी जनता घबरा जाती है, अरे ये तो ताऊ ने थप्पड़ मार दिया, उल्टा उस आरोपी को बचाने लग जाती है। ये पैक्ट होता है, ये टैक्टिस होती है। और संभवतः ममता बनर्जी जैसे चटाक से मान गई कि नहीं साहब ठीक है, पुलिस कमिश्नर, अरे 2 कौड़ी का आदमी, उसको तो हम सुधार देंगे, और उसको कह दिया होगा बेटा थोड़े दिन इंतजार कर ले, डोंट वरी, बी हैप्पी, घर में बैठ जाए, और कुर्बानी दे देगा वो। जो पुलिस कमिश्नर इस तरह का इतिहास रखता हो कि उसने केवल और केवल सत्ता के चारण की तरह काम किया है, तो उसके लिए कोई ये बड़ी बात नहीं। अंतिम जो सबसे बड़ी मांग है छात्रों की, और जिस पर वो अड़े हुए हैं, महत्वपूर्ण बात ये है व्यालोक जी, वो है कि ममता बनर्जी तुम सत्ता छोड़ो, कुर्सी छोड़ो। ये कोई राजनीति, और मुझे अच्छा लग रहा है कि भाजपा वाले, भाजपाइये पीछे हैं इस दौड़ में। पहले छात्र, बंगाल की जनता ये चाहती है कि ये निरंकुश सत्ताधारी, ये तानाशाह महिला गद्दी छोड़े, इलेक्शन से पहले छोड़े, वरना इलेक्शन में तो इनको बंगाल की जनता नकार देगी ही देगी, इसमें कोई शक नहीं है। ये ममता बनर्जी को एहसास हो गया है, वरना ममता बनर्जी की राजनीति को पिछले इन दशकों में देखने के बाद क्या कोई इस बात की कल्पना कर सकता है कि ममता बनर्जी इस तरह के ड्रामे करेंगी, इमोशनल ड्रामे, रुमाल हाथ में लेके किसी की आंसू पोंछती हुई नजर आएंगी। दरअसल यहां ममता का कोई ममता से मतलब नहीं है। ममता विशुद्ध अपनी कुर्सी बचाने की वो राजनीति कर रही हैं जो उनके कांग्रेसी डीएनए में शामिल है, इंदिरा गांधी के डीएनए में शामिल है। वो इंदिरा गांधी जी से प्रेरित महिला है भाई, कांग्रेसी महिला है, डीएनए उनका कांग्रेसी है, जिन्होंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए आपातकाल थोप दिया इस देश में। तो ममता बनर्जी हर तरह का वो उपक्रम कर रही हैं, लेकिन जो आंदोलन है, और ये आंदोलन चूंकि जन आंदोलन है, इसमें डॉक्टर्स चूंकि सीधे सीधे पीड़ित हैं और डॉक्टर्स फ्रंट पे हैं जो कि उस बच्ची की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब ऐसे में आज ही आपने कहा कि 2 महत्वपूर्ण मामले हैं, आज की 3 बड़ी हैपनिंग है। अभी थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट उसमें भी इन्वॉल्व है, इसलिए मैं उसको भी दोहरा दे रहा हूं व्यालोक जी। अरे सुप्रीम कोर्ट ने जिसके पर कतर के जिस मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री ऑफिस में न जाओ, यह भी इस देश का मतलब अद्भुत वर्तमान हम देख रहे हैं राजनीति, जिसमें देश के इतिहास में पहली बार किसी मुख्यमंत्री को जमानत इस बात के लिए दी गई है, ये कहते हुए शर्त के साथ दी गई है कि मैं मुख्यमंत्री कार्यालय मत जाना। आए है, कैसा सुनने में अच्छा लग रहा है। तो वहां भी 11 बजे जो है विधायक दलों की बैठक है, और थोड़ी देर में हो सकता है कि हम लोगों को बधाई देना पड़े, बधाई हो दिल्ली, तुम्हें एक नया मुख्यमंत्री पैदा हुआ है। तो एक वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट का ही है। दूसरा मामला आरजी कार में आज स्टेटस रिपोर्ट ये दाखिल करेगी सीबीआई, और मजे की बात यह है कि जब कंगारू कोर्ट की तरह ममता बनर्जी ने एक सो कॉल्ड अपना अपराजिता कानून लेके आई हैं, जिसमें वो चाहती हैं कि 10 दिन में सजाए मौत हो जाए, कैपिटल पनिशमेंट मिल जाए। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट इसकी किस तरह से व्याख्या करेगा आज स्टेटस रिपोर्ट देखने के बाद। और जो सुप्रीम कोर्ट सीबीआई जैसी एजेंसी से डे टू डे स्टेटस रिपोर्ट मांग रहा है ममता बनर्जी मामले में, उसने स्वतः संज्ञान भी जब लिया, वो तब लिया जब लेटर पिटीशन दाखिल हुआ कि भैया स्वतः संज्ञान ले लो। तो ममता बनर्जी कुल मिला के अपनी सत्ता बचाने की कवायद कर रही हैं। आंदोलन खत्म करना केवल उनकी प्रायोरिटी इसलिए है कि ये मामला जो आम रोशनी है, आम चर्चा है, सड़क पर है, समाज में है, वो जरा पीछे चला जाए, और फिर ममता बनर्जी अपना ड्रामा खेल के इसका लाभ उठाने का प्रयास करें कि वो जो कहते हैं ना कि जनता तो भूल जाती है। इससे ज्यादा बड़ी कोई कवायद नहीं है। छात्र अभी भी आंदोलन रत हैं, बिल्कुल कोई वार्ता नहीं हुई है। ममता बनर्जी की टोटल फेल्योर। जी, अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं तो
आज मंगलवार है, बजरंगबली का दिन है माना जाता है, और आज सुबह से आरजी कर मेडिकल कॉलेज के जो पूर्व प्रिंसिपल थे, अब शीशों के पीछे हैं, संदीप घोष के फार्म हाउस पर छापेमारी चल रही है लगातार। और केवल उन पर नहीं चल रही है, पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य भर्ती बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं और विधायक भी हैं टीएमसी के, डॉक्टर सुदीप्त रॉय, उनके आवास और नर्सिंग होम की भी तलाशी चल रही है। उनको भी कुछ दिन पहले ही सीबीआई ने कोलकाता में प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले में उनके यहाँ भी छापा पड़ा था। अब भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर उसकी जांच हो रही है। मतलब आप ये देखिए कि इस मामले में कोई कहीं से कितने तार जोड़ रहे हैं, और कहने वाले तो ये कर रहे हैं कि इनके तार आखिरकार जाकर ममता बानो के भतीजे अभिषेक के साथ भी जुड़ेंगे। बहरहाल संदीप घोष और सुदीप्त रॉय में बहुत ही घनिष्ठ संबंध थे। विधायक हैं टीएमसी के, क्या उनके ममता बानो के साथ क्या संबंध है, नहीं है, इन सब पर सुनवाई होगी, स्टेटस रिपोर्ट होगी। लेकिन मेरा सवाल अब एक दूसरा है कि ये कार्रवाई कानूनी हो रही है। डॉक्टर्स हमारे समाज के एक मेधावी हिस्से को कहा जाए अगर, क्योंकि बहुत मेहनत से, बहुत लगन से पढ़ते हैं, फिर डॉक्टर बनते हैं। मुझे लगता है कि महीने भर से वो आंदोलनरत। कल कोलकाता का, बंगाल का समाज विक्षुब्ध है, और पहली बार मैं देख रहा हूं अवनीश भाई कि ममता बनर्जी के खिलाफ कोलकाता से लेके बंगाल के कई इलाकों में सामाजिक रोष है, समाज के अंदर रोष है। इसको कैसे देखते हैं आप? मैंने पहले ही बाकी कहा, बात में जाने दीजिए, कानून, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने पहले ही कहा आपसे। और बंगाल का ये सामाजिक और राजनीतिक और सांस्कृतिक चरित्र रहा, जिसने भी बंगाल के समाज के राजनीति को, उनकी संस्कृति को, उनका जो सामाजिक ताना बाना है, उसको अगर देखें तो देखिए साहब, बड़े सहज भाव में कह दिया जाता है कि अगर 4 बंगाली एक पास हो जाए, एक कूपे में अगर बैठा गए, तो फिर आप समझिए कि आपकी यात्रा जो है वो कितनी ध्वनि प्रदूषित होगी। यानी बहुत ज्यादा बात करते हैं, खूब सारी बात करते हैं, खूब सारी चर्चाएं करते हैं, ये बात सही है। लेकिन वहीं पर अगर उनके आप राजनीतिक चरित्र को देखेंगे, राजनीतिक जो उनका चरित्र रहा है, उसमें अगर आप देखेंगे तो एक बार कोई वो फैसला कर लेते हैं तो उसको दशकों तक कायम कर लेते हैं। जैसे कांग्रेस की सत्ता उन्होंने बदली, लेफ्ट की सत्ता ले आए, तो 32-33 साल तक एटा चलबो वो पूरा समय देते हैं। ये परिपक्व समाज है, और किसी भी परिपक्व समाज की निशानी होती है। बहुत सारे लोग हिमाचल या राजस्थान जैसे राज्यों का उदाहरण देके ये कहते हैं साहब, एक जुमला भी है कि राजस्थान हर 5 साल में रोटी पलट देता है। मैं इसे ब्लैकमेलिंग की पॉलिटिक्स मानता हूं। ये सामाजिक ब्लैकमेलिंग का एक चरित्र दिखाई देता है कि भैया 5 साल तुम्हें दे दिया, तुम जो है फ्री बीज खूब सारे दे दो, हमारे काम कर दो, तुमको फिर मजबूत नहीं होने देंगे, पलट देंगे अगले साल। हालांकि हिमाचल ने यह चरित्र बदला था, यह अलग बात है, लेकिन राजस्थान ने भी अभी तक वो चरित्र बदला नहीं है। लेकिन बंगाल में ऐसा नहीं है। बंगाल में बंगाली समाज जब कोई राजनीतिक निर्णय लेता है तो उसको भरपूर समय देता है। यही वजह है कि 3 से ज्यादा दशक तक उसने बड़े आराम से लेफ्ट को झेला। लेफ्ट को झेलने के बाद जब उसने ऑप्शन के रूप में ममता बनर्जी को चुना, तो उन्हें भी तीसरा टर्म, इसलिए मुझे कहीं कोई आश्चर्य नहीं होता कि अरे अरे एक चुनाव के बाद उसने क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी को वापस ले लिया। और आप ध्यान दीजिए, दूसरी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति थी मजबूत, उससे बहुत ज्यादा घट गई। तीसरे में बहुत ज्यादा उनकी स्थिति कमजोर हो गई। तो ये दिखाता है कि जो राजनीतिक चरित्र है ना बंगाल का, व्यालोक जी, उसमें क्या है कि वो इस बात की प्रतीक्षा करता है कि कौन मजबूत ऑप्शन लेके आ रहा है, विकल्प लेके आ रहा है। उसने दूसरे टर्म में ममता बनर्जी को बाकायदे भारतीय जनता पार्टी को देखा, आगे बढ़ी, वोटर आगे बढ़ा, उसने एक साइजेबल सीटें दी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने संभवतः अपने आप को उतने सशक्त विकल्प के रूप में प्रस्तुत नहीं किया या प्रस्तुत करने में फेल हुई। उसने वापस बैक गियर ले लिया और ममता बनर्जी को तीसरी टर्म में और मजबूत करके वापस सत्ता दे दिया।
इसी तरह जब वो झाड़ू लगाता है तो क्लीन स्वीप मारता है। और अब ममता बनर्जी को इस बात का एहसास हो चुका है कि बंगाल के मतदाता ने, बंगाल की जनता ने अब ममता बनर्जी के खिलाफ हाथ में झाड़ू ले लिया है। वो आम आदमी पार्टी वाला झाड़ू नहीं, बंगाल वाला झाड़ू उसने ले लिया है। और वो जब बुहारेगा तो ममता बनर्जी की उम्र बीत जाएगी और ममता बनर्जी उसी बंगाल में रहते हुए बंगाल के राजनीतिक परिदृश्य से गायब हो जाएंगी। आप देखिए, क्या कहीं दूसरा उदाहरण बंगाल के अलावा मुझे खोज के दिखाइए व्यालोक जी, जहां जिस लेफ्ट ने या किसी एक पार्टी ने 3 से ज्यादा दशक तक सत्ता की भोगा हो, राज किया हो, एक छत्र राज किया हो, और जब सत्ता से बाहर जाती है तो आज कोई नामलेवा नहीं है उसी बंगाल में लेफ्ट का। तो इसलिए ममता बनर्जी ये समझ गई हैं कि बंगाल की जनता अब निश्चित रूप से, और एक बड़ी मजेदार चीज और बताऊं आपको, बंगाल में जो ऑप्शन खड़ा हो रहा है, जो विकल्प तैयार हो रहा है, इसमें बहुत चौंकिएगा नहीं और लोग ना चौंके। आप तो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर ये मुझे पता है कि आप जानते हैं, वहां जो विकल्प तैयार हो रहा है ममता बनर्जी के खिलाफ राजनीतिक ऑप्शन, वो उसमें आप अगर ये कहिएगा कि सारे के सारे दीक्षित संघी हैं, तो ऐसा नहीं है कॉमरेड। एक बहुत बड़ा वर्ग जो लेफ्ट का वोटर रहा है, एक बहुत बड़ा वर्ग जो लेफ्ट का कारकुन रहा है, एक बहुत बड़ा वर्ग जो प्योर लेफ्ट है, आज भी प्योर लेफ्ट है, लेकिन वह भी राष्ट्रवाद के गठजोड़ के साथ सामने आ रहा है। तो मैं तो बड़ा मतलब मुझे बड़ा इंटरेस्ट है कि जब कभी भी आगे आने वाले चुनाव में ममता बनर्जी का विकल्प सामने आएगा तो आप उसको भारतीय जनता पार्टी कहेंगे कि बंगाल वाली भारतीय जनता पार्टी कहेंगे या लाल और भगवे का मिलन कहेंगे। मैं नहीं जानता कि भगवा और लाल कलर मिलाइए तो कौन सा कलर बनता है, आई डोंट नो, मैं उसका विशेषज्ञ नहीं हूं, लोग बताएंगे वो कौन सा कलर बनता है। लेकिन ये एक मेच्योरिटी बताता है और समाज जो मेच्योर्ड है पॉलिटिकली, वो ममता बनर्जी जानती हैं। इसलिए ममता बनर्जी स्पष्ट रूप से ये समझ गई हैं कि अब हमारे खिलाफ झाड़ू लगने वाली है। ममता बनर्जी समझ चुकी हैं, इसलिए भी कि उनके खिलाफ जो जन आक्रोश है, जो रोष है जनता का, वह बिल्कुल अलग दिख रहा है। और ऐसी मुसीबत में ममता कभी नहीं फंसी थी अभी तक। उन्होंने बहुत सारे कांड किए हैं, कुकांड किए हैं, करवाए हैं, संदेश खाली है, मुर्शिदाबाद है, जितने नाम लीजिए, मतलब आप नाम लेते जाइए, मैं गिनाता जाऊंगा। लेकिन अब जाते जाते अवनीश जी, हमारी नजर इस पर भी रहनी चाहिए कि न्यायालय आज सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी कई बार हमें चौंकाते हैं और कई बार बहुत जो हम लोगों ने सोचा होता है बिल्कुल उसी धारा पर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले सुनाता है। खासतौर से जो एक नैरेटिव देश में चला आ रहा है, संज्ञान लेने का मामला हो या फिर इन लोगों को कोट अनकोट इन लोगों को बचाने का या राह दे देने का, उस सब का हमने पूरा जखीरा देखा है, पूरी श्रृंखला देखी है। अवनीश भाई, आज आपको यहीं पर रोकूंगा, फिलहाल इतना ही। दर्शकों, ये बस हमने सूचनार्थ आप लोगों के साथ शेयर किया है, और फिर जब आएगा मसला आगे हम इस विषय पर और अन्य विषयों पर भी बहुत सारी चर्चा करेंगे। अभी के लिए दीजिए मुझे भी इजाजत और अवनीश भाई को भी इजाजत। जय सिया राम। नमस्कार।